हाँ, उत्पत्ति स्थान लिख लिया था हमने, ठीक है। इसके बाद में विश्व में भारत और भारत में यूपी सर्वाधिक। अब इसके अंदर नोट लगाकर लिखो। मार्कर कहाँ गया? मार्कर लेके ना, मार्कर लेके। हाँ, तो देखो यहां पर क्या है, विश्व में भारत और भारत में यूपी। अब नोट लगाकर लिखो, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में, भारत में एक और नोट लगा। हाँ, नोट लगा के लिखो। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में, लिखा पड़ा क्षेत्रफल में आम उगाया जाता है, आम उगाया जाता है, परंतु उत्पादन केले का होता है। किसका होता है? केले का होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया क्या जाता है रे? आम बोया जाता है, लेकिन उत्पादन किसका होता है? केले का। समझ में आ गया? दोनों चीजें ध्यान रखना। विश्व में सर्वाधिक आम उत्पादक देश कौन है? भारत। भारत प्रथम स्थान पर आता है। भारत दूध में प्रथम स्थान पर आता है, ठीक है। भारत में यूपी है प्रथम स्थान पर। सभी राज्यों की बात करें ना तो यूपी प्रथम स्थान पर आएगा। और इसके बाद में हम बात करें कि पूरे भारत की बात करें तो भारत के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया तो क्या जाता है? आम जाता है, लेकिन उत्पादन किसका होता है? केले का। अब आम की जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, उत्पादकता होती है, अरे बता रहा हूं ना, वही तो। आम है, जैसे मान लो 1 हेक्टेयर में 50 टन आम उत्पादित हुआ है, ठीक है। वहीं पर केला लगभग 100 टन के आसपास उत्पादन होता है, मतलब इसका लगभग दुगना। नहीं, वो चीज नहीं समझ रहा है तू। मैं ऐसे कह रहा हूं कि जैसे एक तो उत्पादन हो रहा है कि 1 बीघो खेत चाप लगन, उसमें 10 किलो, ठीक है। और एक उसी 1 बीघा का मायने 20 किलो उत्पादन। समझ गया? तो ए तो 2 बीघा और आ 1 बीघा बराबर। समझ गया ना? तो वो होती है। तो इसकी केले की उत्पादकता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है सभी फलों के अंदर। इसलिए केले की उत्पादकता ज्यादा होने की वजह से आम का उत्पादन क्या होता है? कम होता है, और केले का ज्यादा होता है, ठीक है। लिखो आगे, आगे लिखो। आम में ये लिख लिया क्या? विटामिन ए वाला, ठीक है। आगे लिखो, जलवायु लिखो आम की। जेड 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है जलवायु के बारे में। तो बताओ कैसी जलवायु का पादप है आम? उष्ण जलवायु का। लिखवा दिया था पहले ही आपको, ठीक है। उष्ण जलवायु का पादप है। अब लिखो परागण, परागण लिखो, परागण लिखो। परागण होता है इसके अंदर पर परागण। आम में पर परागण होता है। आम में क्या पाया जाता है? पर परागण। देखो पर परागण क्या होता है बताओ? मतलब एक से दूसरे पर। एक से दूसरे पर, बिल्कुल सही है कि यहां पर परागण की जो क्रिया होती है वो क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र को क्या करे? परागित करे। तो यहां पर दूसरे पुष्प को परागित करे, ये पर परागण होता है। अब देखो यहां पर आम के अंदर एक तो परपरागण, परपरागण होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि परपरागण जो कर्ता होता है, कौन होता है? कर्ता। आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर, कर्ता कारक पढ़ा? हाँ, जो ही है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? कर्ता। अब कर्ता होगा तो कर्ता कौन होगा यहां पर? घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी। घरेलू घर पे नहीं होती कि मक्खी, ठीक है। घर पे नहीं होती मक्खी, हाँ कोचिंग में भी होती है मक्खी, ठीक है। घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी काटे बने, हाँ जो काटती नहीं है। तो घरेलू मक्खी क्या करती है? इसके परपरागण का में क्या होती है? सहायक होती है। अब यहां पर
इसके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत बड़ी समस्या पाई जाती है। जैसे मान लो इसके अंदर क्या होता है कि 100 फूल आए। कितने फूल आए? 100 फूल। यदि ये 100 के 100 फूल है ना, आम में कन्वर्ट नहीं होते, मतलब फलों में कन्वर्ट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? यदि ऐसा हो जाए ना, तो एक पौधे से ऐसे मान लो 1 हेक्टेयर जितना उत्पादन हो सकता है। इतने फूल आते हैं इसके। इन फूलों में से 100 फूलों में से केवल एक फूल ही क्या होता है? फल में रूपांतरित हो पाता है। बाकी सारे फूल क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। इसमें फ्रूट सीटिंग क्या होता है? 1% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1%। और यदि सारे फूल है ना फलों में परिवर्तित हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, इसकी टहनियां टूट जाएगी, पौधा झुक जाएगा, मतलब इसको बचाना नामुमकिन होगा पौधे को। ऐसे मान लो इतने फूल आते हैं इसके, इसमें से केवल 1% पुष्प ही क्या होते हैं? इसमें फलों में रूपांतरित हो पाते हैं। ये केवल आम में पाया जाता है ऐसी विशेषता। ठीक है। फ्रूट सीटिंग क्या होती है? बहुत कम होती है। अरे इसके ढंग से बंद कर दे तो क्या है, इसको बार बार ऐसे कर रहा है। हाँ ठीक है, लिखो परागणकर्ता लिखो पहले, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी। इसके बाद में लिखो आम में केवल 1% फूलों का ही, केवल 1% फूल ही, ऐसे लिखो 1% फूल ही फलों में रूपांतरित हो पाते हैं, फलों में रूपांतरित हो पाते हैं। अब लिखो जेड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन लिखो, लिखो आम में खाने वाला भाग या खाया जाने वाला भाग, बताओ कौन सा भाग है आम में खाते हैं? मीजोकार्प खाते हैं। देखो इसका खेल समझो आप लोग, मीजोकार्प, पेरिकार्प और एंडोकार्प। देखो कोई भी फल होता है तो उसके अंदर 3 फल वित्तियां पाई जाती है। एक होती है कौन सी? पेरिकार्प। एक होती है कौन सी? मीजोकार्प। और एक होती है कौन सी? एंडोकार्प। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम? देखो पेरिकार्प, आम का छिलका खाते हो आप लोग? नहीं खाते। क्या आप गुठली खाते हो? नहीं खाते। तो खाते कौन सा भाग हो? बीच वाला जो गुदा वाला भाग होता है वही खाते हो। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर आम के अंदर हम मीजोकार्प खाते हैं। और जेड 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आम में खाया जाने वाला भाग होता है निम्न में से, तो क्या आएगा इसका आंसर? मीजोकार्प। आगे लिखो इसके बाद में, आम का जो फल होता है वो नॉन क्लाइमेट्रिक होता है या क्लाइमेट्रिक? क्लाइमेट्रिक होता है। कैसा होता है? क्लाइमेट्रिक फल होता है। अरे बताओ कौन सा फल होता है? क्लाइमेट्रिक, क्योंकि मैंने पहले लिखवा दिया ना आपको। तो यहां पर क्लाइमेट्रिक, और क्लाइमेट्रिक का अर्थ क्या होता है बताओ? हाँ, तुड़ाई के पश्चात भी पकते रहते हैं, ऐसे फलों को क्या बोलते हैं? क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमेट्रिक। और नॉन क्लाइमेट्रिक कौन से होते हैं? जो तुड़ाई के पश्चात पकते नहीं है, जो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। फिर इसके बाद में लिखो आगे, आम में ये देखो जेड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है इसका, आम में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। अरे कौन से फलन की समस्या पाई जाती है? एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। किसके अंदर? आम में। देखो जेड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि कौन से फल वृक्ष में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? कौन से फल वृक्ष में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? तो एकांतर फलन होता क्या है? देखो एकांतर फलन होता है कि एक जो वर्ष होता है उसमें फल लगते हैं, इसमें फल लगते हैं, और दूसरे वर्ष जो दूसरा वर्ष आता है उसमें फलन नहीं होता है, फलन नहीं होता है। तो इसका मतलब जिस वर्ष फल आते हैं इसे ऑन ईयर कहते हैं और इसे ऑफ ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे बताओ,
ऑफ ए ईयर। ठीक है, तो साइड में थोड़ी सी जगह होगी तो वहां पर लिख लो इसको, जिस वर्ष फल लगते हैं उसे ऑन ईयर, और जिस वर्ष फल नहीं लगते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑफ ईयर कहते हैं। देखो इसका मतलब यह नहीं है कि फल आते ही नहीं है दूसरे वर्ष, आते तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में आते हैं, बहुत कम मात्रा में, या तो बनते ही नहीं कई बार तो, और कई बार बनते भी है ना तो बहुत कम मात्रा में से 2 4 5 फल लगेंगे, बस इतने ही। ठीक है, हाँ चौथी पाती का ही बोल सकते हो उसको। चौथी पाती जानते हो क्या होती है, 1/4, हाँ 1/4। ठीक है, जिस वर्ष फलोत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑन ईयर, और जिस वर्ष फलोत्पादन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, ऑफ ईयर कहते हैं। ठीक है, तो एकांतर फलन की समस्या किसमें पाई जाती है, आपकी आम में पाई जाती है। लेकिन आम में भी ये होता है कि कई किस्मों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है और कई किस्मों में एकांतर फलन की समस्या नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो लिखो इसके बाद में आगे लिखो एकांतर फलन को, एकांतर फलन को कल्टार हार्मोन से नियंत्रित किया जा सकता है, कल्टार हार्मोन से नियंत्रित किया जा सकता है। ये कौन सा कल्टार हार्मोन से नियंत्रित किया जा सकता है। के रूप में आता है, अब यह हार्मोन है, किसी भी रूप में आ सकता है, सॉलिड फॉर्म में मिल सकता है, लिक्विड में मिल सकता है। अब वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सॉलिड फॉर्म में निकालना पसंद करेगी या लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, आगे लिखो इसके बाद में एकांतर फलन वाली किस्में, एकांतर फलन वाली किस्में, अब चुप रहना है, किस्में आ गई। ठीक है, लिखो इसके अंदर लंगड़ा, लंगड़ा लिखो, दशहरी, निरंजन, लंगड़ा, दशहरी, दशहरी, निरंजन, कुछ नहीं लिखाएंगे, निरंजन। इसके बाद में लिखो चौसा, अल्फांजो, बॉम्बे ग्रीन, केसर। ये एकांतर फलन वाली समस्या पाई जाती है इनके अंदर। ठीक है, और निरंतर फल देने वाली किस्में लिखो आप, निरंतर फल देने वाली किस्में, निरंतर फल देने वाली किस्में। ठीक है, लिखो इसके अंदर आम्रपाली, मल्लिका, सिंधु, आम्रपाली, मल्लिका, सिंधु। ठीक है, तोतापुरी, तोतापुरी, बकरी भी आ जाए, अरे कोई के बकरी, तोतापुरी, नीलम में नीलम, अंबिका, बैंगनापल्ली, हाँ याद करनी है इनको, बैंगनापल्ली, हाँ बैंगनापल्ली। अब यहां पर एक किस्म लिखो अल्फांजो, है ना, नोट लगाकर लिखना। ये क्या है, स्पेशल है, बहुत शानदार किस्में हैं ये। ठीक है, इन किस्मों को याद कर ही लेना, इनमें से क्वेश्चन आता रहता है, आता रहेगा। ठीक है, कौन सी, अल्फांजो, कौन सी, जो अल्फांजो। ठीक है, अल्फांजो जो किस्म है, ये किस्म बहुत शानदार किस्म है और इसे माना जाता है निर्यात के लिए। किसके लिए माना जाता है इसको, निर्यात के लिए, मतलब निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म है ये आम की। देखो बाकी किस्मों को हम बाहर भेजते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका छिलका क्या होता है, लूज होता है, जिसकी वजह से छिलका लूज होने की वजह से वो जल्दी खराब हो जाती है। इस कारण से अब आप मान लो एक बार कि
आम है, इसको भारत से अमेरिका भेजना है। अब वो जहाज से भी जाएगी ना, आम जो जाएगा भारत से यहां से, और जहाज में जाएगा तो उसको कम से कम 10, 15, 20, 25 दिन लग जाएंगे उसको जाने में। अब इतने समय में वो क्या हो जाएगा, इतनी दूर जाते जाते वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब खराब हो जाएगा तो इससे बचने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी मानी जाती है, जिसको आसानी से वहां पर सप्लाई किया जा सकता है, वो कौन सी है, अल्फांसो है। कौन सी है, अल्फांसो। अब अल्फांसो जो किस्म है वो निर्यात के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसमें एक समस्या पाई जाती है। क्या पाई जाती है, समस्या। देखो आप में भी कुछ ना कुछ समस्या है। जैसे कोई पढ़ने वाला है लेकिन वो पढ़ता नहीं है, ये समस्या उसमें। कोई नहीं पढ़ने वाला है, वो पढ़ता तो ज्यादा है लेकिन उसके नंबर नहीं आते, इसमें वो समस्या है। हाँ ठीक है। तो जो पढ़ने वाला होता है, मतलब जिसको याद होता है वो पढ़ता नहीं है, और जिसको याद नहीं होता वो पढ़ता तो ज्यादा है, उसको याद नहीं होता है। तो बात तो वहीं पर आकर टिक गई ना। ठीक है, तो ये निर्यात के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन इसमें एक समस्या पाई जाती है, वो है उत्तक से, सॉरी, हाँ उत्तक से बोल सकते हो, स्पॉन्जी उत्तक समस्या पाई जाती है। कौन सी, स्पॉन्जी, अरे कौन सी बोलो, स्पॉन्जी उत्तक समस्या। अरे कौन सी समस्या, स्पॉन्जी उत्तक समस्या पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्पॉन्जी उत्तक समस्या पाई जाती है। अब स्पॉन्जी उत्तक समस्या होती क्या है, ये क्या होता है कि इसका आज दिन तक कोई कारक का पता नहीं चला है कि कारक क्या है इसका, स्पॉन्जी उत्तक होने का क्या कारक है। ठीक है, ना ही तो इसका अभी तक पता चल पाया कि पोषक तत्वों की वजह से होता है ये, ना ही तो ये पता चल पाया कि वातावरणीय कारकों के कारण होता है, लेकिन ज्यादातर केसों में ये पाया गया है कि इसमें तापमान इसका मुख्य कारक माना जाता है। अभी तक तापमान को भी हम फिक्स नहीं मान रहे, तापमान को फिक्स नहीं मानते हैं। अनियंत्रित तापमान क्या है, स्पॉन्जी उत्तक को जन्म देता है। किसको देता है, स्पॉन्जी उत्तक को। अब स्पॉन्जी उत्तक होता क्या है, एक प्रकार का दैहिक विकार है, जिसमें क्या होता है, बाहर से फल को देखने पर कैसा लगता है, बिल्कुल सही दिखता है, अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे उसको दबाते ना, पिचकाते हैं, तो स्पंज की तरह से पिचक जाता है और वापस से फूल जाता है, और देखने पर बाहर से बिल्कुल ऐसे चकाचक लगता है। ठीक है, और जब उसको काट के देखते हैं ना, उसमें अंदर का जो गुदा होता है वो पानी में परिवर्तित हो जाता है और गैस भर जाती है उसके अंदर। क्या भर जाती है, गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से अनियमित तापमान के कारण कौन सा समस्या उत्पन्न हो जाती है, स्पॉन्जी उत्तक समस्या उत्पन्न हो जाती है। लिखो इसको, अल्फांसो किस्म निर्यात के लिए उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन इसमें एक समस्या पाई जाती है, स्पॉन्जी उत्तक। ठीक है, अब लिखा हुआ है आपके सामने, इसको उतार लो तुरंत ही। इसका कारक क्या है, अनियमित तापमान, कुछ लोग मानते हैं बोरोन तत्व की कमी। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखो आगे। अब लिखो इसके बाद में, आम उत्कृष्टता केंद्र है, बताओ कहां पर है रे, आम उत्कृष्टता केंद्र कहां है, खेमरी, खेमरी, अरे कामरी, हाँ खेमरी, और कहां मरी है, धौलपुर में मरी। कहां मरी, खेमरी, धौलपुर। ठीक है, आम उत्कृष्टता केंद्र कहां है, खेमरी, धौलपुर में। फिर इसके बाद में लिखो, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। बताओ कहां पर है, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। अब तो बता दो, हाँ, अरे देख के मत बोलना। ठीक है, लिखो जोधपुर। आगे लिखो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी
संस्थान, ये कहां पर है? हाँ? झालावाड़। झालावाड़ में सूखा क्या खाक लेने जाएगा वहां पर है या ग्यारस करने जाएगा? बारस करने जाएगा क्या? अच्छा अच्छा, लिखो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, लिखो बीकानेर। ग्यारस का सांग क्या लेवा जा रहा है? बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर। तो आम उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है रे? कहां पर है? खेमरी धौलपुर में। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर है? 1969 में। कहां पर है? अरे 1959 रे, 1959। और जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर। कौन सा पुर है? जोधपुर, जोधा का पुर है ना। हाँ, इसके बाद में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर। आगे लिखो इसके बाद में, आम की सबसे मीठी किस्में, बस आम की सबसे मीठी किस्में, मीठी किस्म बताओ रे क्या है? चौसा। बहुत मीठी है इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है चौसा, ठीक है। हाँ, और आगे लिखो आम की बीज रहित किस्में, बीज रहित किस्में, सिंधु है भाई। कौन सी है? सिंधु। अरे बताओ कौन सी है? सिंधु है, ठीक है। इसके बाद में लिखो आप आम का भंडारण। अच्छा, ग्रेज खाली पड़ा है क्या? वहां पे कर दे, चलो ठीक है। तो लिखो भंडारण, लिखो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 85 से 90% आर्द्रता पर, ठीक है। ये चीज समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? कि यहां पर जो आपका भंडार गृह होगा ना, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 4 से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। और आर्द्रता जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 85 से 90%। कितनी होनी चाहिए? 85 से 90%। इस तापमान पर हम फलों को क्या कर सकते हैं? कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। आगे लिखो इसके अंदर, हाँ इसमें लिख लो 4 से 7 सप्ताह तक भंडारित किया जा सकता है। 4 से 7 सप्ताह तक भंडारित किया जा सकता है। 2 महीने हो गए, लेकिन इसको परमानेंट तो नहीं रोक के रखा जा सकता ना, ठीक है। अब अच्छा, परमानेंट तो इनको मेरे को भी नहीं रोका जा सकता, मैं तो हूं परमानेंट ही हूं। बताओ, चलो आगे लिखो। और इसके अतिरिक्त एक परिक्रम करते हैं इसके अंदर फलों को सुरक्षित रखने के लिए। 4 से 7 सप्ताह तक भंडारित किया जा सकता है ये, ठीक है। इसके अलावा भी हम क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप बाजार से सेब लेके आते हो। सेब सर्दियों में होती है, लेकिन आप खाते रहते हो, गर्मियों में भी खाते हो, ठीक है। जैसे टमाटर होता है आपका, फल और भी फल होते हैं, जैसे हाँ स्टोरेज किया जाता है। और स्टोरेज से ही नहीं, स्टोरेज तो हमने कर लिया है, तो 4 से 7 सप्ताह में खराब हो जाएगा, फिर इसके बाद में कैसे बचाओगे उसको, ठीक है। आप देखो ये कोल्ड स्टोरेज तो है ना, ठीक है। इसके बाद में हम एक प्रक्रम और करते हैं, वैक्सिंग की क्रिया। अरे वैक्सिंग की क्रिया, कौन सी क्रिया? वैक्सिंग की क्रिया। वैक्सिंग क्या होता है? वैक्स नहीं जानते? मोम होता है। क्या होता है? मोम, ठीक है। क्या होता है? हाँ? अच्छा सर सिखाए नहीं? अरे यार, अरे वैक्स, अरे वैक्स का मतलब होता है मोम होता है। जैसे मैंने उसमें बताया था ना, मक्का पढ़ी थी हमने, वैक्सीकॉर्न पढ़ा था। तो वैक्स का मतलब क्या होता है? मोम होता है।
अब मोम होता है तो मोम, अरे कभी मोम की मीनिंग ही नहीं पढ़ी आपने? MOM, मोम। वाह, बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाओ आपके लिए तो। बहुत, बस बस बस, अब देखो वैक्सिंग। वैक्सिंग का मतलब होता है, आप जानते हो मोम की क्या विशेषता होती है? मोम को जब गर्म किया जाता है तो पिघल जाता है और उसके बाद में जैसे ठंडा होता है वापस से ठोस हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, मोम को पतला करते हैं, गर्म कर लेते हैं और गर्म करने के बाद में फलों को उसमें डुबो लेते हैं। डुबोने से क्या होता है कि मोम की हल्की हल्की परत उसकी सतह पर चढ़ जाती है। अब चढ़ जाती है तो मोम क्या होता है, एक वाष्पशील मतलब जल का क्या होता है, प्रतिरोधी होता है ना, जल में नहीं घुलता है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसके ऊपर परत आ जाती है जिससे उसमें जो वाष्पन की क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है। और वाष्पन और ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी तो आपका फल क्या होगा, खराब होगा क्या? जल्दी से नहीं होगा। तो इस वजह से हम वैक्सिंग की क्रिया करके क्या कर सकते हैं, फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो लिखो इसके अंदर, ये मोम बनता किससे? वैक्सिंग से फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। वैक्सिंग से फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। सबसे मीठी किस्में चौसा। निर्यात के लिए उपयुक्त किस्में अल्फांजो। और बीज रहित किस्में सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो इसके बाद में हम पढ़ते हैं मर्दा। और मर्दा जो होती है वो सभी फल वृक्षों में एक ही प्रकार से आपको क्या करना है, मर्दा का काउंटिंग करना है, मर्दा के बारे में बताना है आपको एक ही प्रकार से। कैसे? जैसे आपकी मर्दा है तो मर्दा आपकी ब्लूई दोमट मर्दा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मर्दा उपयुक्त मानी जाती है? ब्लूई दोमट मर्दा। अरे बताओ कौन सी मर्दा? ब्लूई दोमट मर्दा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए? कृषि कार्य के लिए। किसके लिए रे? कृषि कार्य के लिए। अब हालांकि कुछ फसलें ऐसी भी होती है जिनके लिए क्या होता है कि अलग अलग मर्दा आवश्यक होती है। जैसे आपकी कपास ये मर्दा है, कौन सी मर्दा है? काली मर्दा है। काली मर्दा में कपास सबसे अच्छी होती है, ज्यादा उत्पादन देती है। क्या करती है? ज्यादा उत्पादन देती है। इसी प्रकार से आपकी जैसे लाल मर्दा है तो गन्ने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। चिकनी दोमट मटियार मर्दा किसके लिए? धान के लिए मानी जाती है उपयुक्त है। तो ये जो मर्दा है कुछ ही फलों के लिए, कुछ फलों के लिए क्या है, स्पेशल है, और बाकी सभी में कौन सी मर्दा उपयुक्त मानी जाती है? ब्लूई दोमट मर्दा। अरे बताओ कौन सी मर्दा रे? ब्लूई दोमट मर्दा सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए बताओ? 6.5 से 7.5 के बीच में पीएच मान होना चाहिए। ठीक है। अब यदि हम फल वृक्ष पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? फल वृक्ष पढ़ रहे हैं, तो फल वृक्षों के लिए हमें ध्यान होना चाहिए कि फल वृक्षों की जड़ें क्या होती है? गहराई में जाती है। इसलिए कम से कम जो मीटर लेनी है वो 2 मीटर गहरी लेनी है। कितने मीटर गहरी लेनी है रे? 2 मीटर गहरी। अरे कितने मीटर गहरी लेनी है? 2 मीटर गहरी लेनी है। कितने मीटर? 2 मीटर। पपीता आपका आ जाए तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, उसके लिए कम भी रख सकते हो, वो उसमें चल जाएगी। लेकिन इसमें आपकी जितने भी फल वृक्ष है उनमें मर्दा की जो गहराई है वो कितने मीटर होनी चाहिए? 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए रे? 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे आएगी नहीं आई? आ गई ना? ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों को एक दो चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे अधिकतम जल धारण क्षमता होनी चाहिए, रंध्रावकाश अधिकतम होना चाहिए, जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। ये चीजें आपकी कॉमन चीजें। ठीक है। तो मुख्य चीज क्या है आपकी? ब्लूई दोमट मृदा जिसका पीएच मान और ये 2 मीटर गहरी होनी चाहिए, ये जरूरी है। अन्यथा 2 मीटर गहरी नहीं होगी ना तो वहां पर क्या हो जाएंगे, फल वृक्ष लग भी जाएंगे लेकिन वो क्या हो जाएंगे, जैसे ही हवा चलेगी तेज तो फल वृक्ष ऐसे नीचे गिर जाएंगे। ठीक है। आगे समझ में? तो लिखो इसके बाद में, ये लिख लो, उतार लो इसको। आगे लिखो तापमान है। तापमान लिख लिया? कब लिख लिया? हाँ उतार लो आराम से। तापमान
और इसका 24 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उपयुक्त माना जाता है। कितना? 24 से 27। ये मैं पहले से भी कहते आ रहा हूं आपको। क्या करते आ रहा हूं? कहते आ रहा हूं। हाँ, कहते नहीं, कहते आ रहा हूं। ठीक है, जैसे फसलों के लिए हमने पढ़ा था, सभी रबी फसलों के लिए कौन सा टेम्परेचर? 14 से 17 डिग्री सेल्सियस। और सभी खरीफ के लिए कितना? 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर फल वृक्ष है, तो फल वृक्षों में फल लगने की जो स्थिति होती है उस समय औसत जो टेम्परेचर होता है वो 24 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आगे लिखो, तापमान लिख लिया। इसके बाद में लिखो आप, अरे लिखो इसके बाद में प्रवर्धन। अब प्रवर्धन मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही। ठीक है, तो इसके लिए लिखो सबसे पहले प्रवर्धन में, प्रवर्धन की पहली विधि लिखो। प्रवर्धन में लिखो वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग? वीनियर ग्राफ्टिंग। और बता दिया मैंने आपको कि क्या करना है, इसमें जो मूल वृंत है उसमें वी आकार का क्या करते हैं? कट लगाते हैं और वी आकार का फाना बनाकर इसके अंदर फंसा देते हैं और ग्राफ्टिंग टेप से अच्छे से बांध देते हैं। तो ये क्या हो गई? वीनियर ग्राफ्टिंग हो गई। कौन सी ग्राफ्टिंग हो गई? वीनियर ग्राफ्टिंग हो गई। ठीक है, तो ये आपकी जो वीनियर ग्राफ्टिंग अपनाई जाती है वो लिखो उत्तरी भारत में। जेड 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है वीनियर ग्राफ्टिंग का। अरे कब पूछा गया ये वीनियर ग्राफ्टिंग का? जेड 2007 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका, तो इंपॉर्टेंट है नहीं है। और उत्तरी भारत की है ये। कौन सी बात की है? उत्तरी भारत की। इस चीज का ध्यान रख लेना, उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा किस ग्राफ्टिंग को अपनाया जाता है? वीनियर ग्राफ्टिंग को अपनाया जाता है। फिर इसके बाद में लिखो अगली विधि, लिखो नई विधि, लिखो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, या इसको और क्या बोलते हैं बताओ? स्टोन ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग बोलते हैं? स्टोन ग्राफ्टिंग। एक लड़की के अलावा कोई भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग बिल्कुल सही है। स्टोन ग्राफ्टिंग, एपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग कैसी होती है? एपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं? देखो इसमें क्या करते हैं, लगभग 7 से 15 दिन का जो पौधा, 8 से 15 दिन का जो पौधा होता है उसी के ऊपर क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग करते हैं। साधारण ग्राफ्टिंग की तरह ग्राफ्टिंग करते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ठीक है, लिखो नई विधि है। कौन सी विधि है? नई विधि है। इसके बाद में लिखो आप इनार्चिंग। इनार्चिंग, इनार्चिंग का दूसरा नाम बताओ रे। इनार्चिंग को और क्या बोलते हैं? इनार्चिंग। इनार्चिंग ही बोलते हैं इनार्चिंग को। अरे वाह, क्या बात है। अटैच्ड क्या बोलते हैं? अटैच्ड। अटैच्ड, या फिर और क्या बोलते हैं इसको? इनार्चिंग। भेंट कलम। क्या बोलते हैं? भेंट कलम। क्या बोलते हैं इसको? भेंट कलम। अरे कौन सी कलम है? भेंट कलम, बिल्कुल सही है। इनार्चिंग या अटैच्ड या भेंट कलम बोलते हैं। ये आपकी दक्षिण भारत की प्रमुख लोकप्रिय विधि है। लिखो दक्षिण भारत की लोकप्रिय विधि। ये भी किधर से कत्ती आटा लगे? दक्षिण गया आटा तो बोला है। विधि लिख लिया? नहीं लिखा? आगे लिखो पौधे लगाने का समय। ये 2010 में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पौधे लगाने का समय जुलाई अगस्त 2:45 होगी। 1:45 काय की 1:45 लिख लिया क्या? लिखो आम में पुष्पन का समय। आम में पुष्पन का समय
नवंबर से फरवरी। कुछ किस्मों में जल्दी हो जाता है, कुछ में लेट होता है। तो पुष्पन का जो समय माना जाता है आम के अंदर वो कौन सा होता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक, मतलब 4 महीने तक। कुछ अगेती होती है, कुछ पचेती होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें पुष्पन होता रहता है। अभी इस वर्तमान समय में क्या हो रहा है? हाँ, तो फलन नहीं हो रहा होगा आपके जो पौधा है उसके अंदर। अरे ऐसी बातें मत करो रे, ठीक है। अब लिखो आगे, अंतराल डालते हैं, लेकिन ऐसे बातें मत करो फिर। हाँ। अंतराल, तेरे घर से कोचिंग का अंतराल 2 मिनट। हाँ, ठीक है। हाँ, अंतराल R इंटू P बताओ रे, कितना रखते हैं? 10 इंटू 10। और आम्रपाली के लिए कितना रखते हैं? 2.5 इंटू 2.5, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखो, अंतराल लिख लिया। अंतराल के बाद में लिखो आप आम की उन्नत किस्में। आम की उन्नत किस्में। आम की प्रमुख किस्में। और पहली किस्म लिखो अल्फांसो। अल्फांसो के बारे में मैंने पहले लिखवा दिया आपको। अरे अल्फांसो के बारे में पहले लिखा दिया ना। अल्फांसो है ये। हाँ, ठीक है, अल्फांसो लिख लिया। अब इसके बाद में लिखो चौसा। चौसा, चौसा सबसे मीठी किस्म। ठीक है, लिखो बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नींबू लगने वाले थे, मौसमी लग गई। ठीक है, दिल्ली में इसे सरोली के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में इसे, इस किस्म को किस नाम से जाना जाता है? सरोली। अरे बॉम्बे ग्रीन किस्म है ना, इसको दिल्ली में सरोली के नाम से जाना जाता है। ऐसे जैसे नाम नहीं निकालते क्या आप लोग? हाँ, जो भी है आप अपने हिसाब से नाम निकालते हो, वैसे नाम निकला हुआ है। यूपी में इसके मालदा के नाम से जाना जाता है। यूपी में इसे मालदा के नाम से, यूपी में इसे मालदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में लिखो उत्तरी भारत की अगेती किस्म है। उत्तरी भारत की, भारत की प्रमुख किस्म है ये। हाँ, अगेती 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 किस्म है। ठीक है, और इसके बाद में लिखो सर्वाधिक मैंगो माल फॉर्मेशन से ग्रसित होती है। सर्वाधिक है मैंगो माल फॉर्मेशन से ग्रसित होती है। किससे ग्रसित होती है? मैंगो माल फॉर्मेशन से ग्रसित होती है। मैंगो माल फॉर्मेशन क्या है? एक प्रकार का रोग है, ध्यान रख लेना। आगे लिखो बॉम्बे येलो। बॉम्बे येलो, बॉम्बे येलो। ठीक है, बिहार की उपयुक्त किस्म है ये। बिहार की उपयुक्त किस्म है। अब लिखो केसर। केसर, देखो इस केसर का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और अब भी आ सकता है। केसर का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और अब भी आ सकता है। केसर लिखो गुजरात की प्रमुख व्यवसाय किस्म है। गुजरात की
गुजरात की प्रमुख व्यावसायिक अरे कौन सी किस्म है? गुजरात की प्रमुख व्यवसाय किस्म है। और इसके अलावा यहाँ पर गुजरात की व्यवसाय किस्म होने के साथ साथ ये खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए? खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। जैसे हम डिब्बाबंदी ये करते हैं ना, उसके लिए। अरे डिब्बाबंदी के जनक कौन है? निकोलस एपर्ट। ठीक है, लिख लेना अभी यहाँ पर ऊपर लिख लो, फिर बोलोगे सर था ही नहीं, है तो लिखाया नहीं आपने। हाँ ठीक है, इसके बाद में लिखो आप कैसे लिख लिया? आगे लिखो लंगड़ा। लंगड़ा लिखो रे, लंगड़ा। हाँ देखो लंगड़ा लिखो, फल सड़ने की समस्या बहुत ज्यादा। लंगड़ा है ना, लंगड़ा। लंगड़ा जो आम की किस्म है उसमें फल सड़ने की समस्या अधिक पाई जाती है। और उत्तरी भारत की किस्म है ये। कौन से भारत की? उत्तरी भारत की किस्म है ये। फिर इसके बाद में लिखो लाल सिंदूरी। लाल सिंदूरी लाल सिंदूरी। ठीक है, नाम ऐसे लग रहा है कि ये और किसी फल की किस्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाल सिंदूरी आम की है। किसकी है? आम की। ठीक है, लिखो इसमें लाल सिंदूरी। पाउडरी मिल्ड्यू रोग प्रतिरोधी है ये। पाउडरी मिल्ड्यू रोग प्रतिरोधी। किसके प्रतिरोधी होती रे? पाउडरी मिल्ड्यू रोग प्रतिरोधी किस्म है लाल सिंदूरी। फिर इसके बाद में लिखो नीलम। नीलम, और नीलम किस्म है या आप जानते हो निरंतर फलन वाली किस्म है। कौन से फलन वाली? निरंतर फलन वाली किस्म है। ठीक है, निरंतर फलन वाली किस्म है ये नीलम। कौन सी रे? नीलम। क्या हुआ? हाँ चलो लिखो आगे। यह तमिलनाडु की देरी से पकने वाली किस्म है। देरी से तमिलनाडु में लगाई जाती है। तमिलनाडु में लगाई जाती है और देरी से पकती है। और यातायात के लिए उपयुक्त, मतलब यातायात निर्यात के लिए उपयुक्त कर सकते हो इसको। लेकिन निर्यात कैसे? जैसे सबसे मतलब विदेशों में भेजे ना, तो उसमें तो कौन सी आएगी आपकी? अल्फांसो आएगी। और यदि भारत की बात में भेजे तो ये आपकी कौन सी आएगी? नीलम उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो यातायात के लिए उपयुक्त है। आगे लिखो फजली। फजली किस्म पूछी जा चुकी है, ध्यान रख लेना। फजली किस्म है आम की है। किसकी है रे? आम की। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है ये। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। जानते हो ना बिहार है? हाँ वही बिहार है। ठीक है, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की सबसे उपयुक्त किस्म ही है। और आगे लिखो सबसे पिछेती किस्म है। अगस्त सितंबर में फलन होता है। अगस्त से सितंबर में फलन। सबसे पिछेती किस्म है
और अगस्त सितंबर में फलन होता है इसके अंदर। सारी इसी लिए एक दो छोड़ कर ठीक है, इसके बाद में लिखो दशहरी। दशहरी, और दशहरी को तो आप जानते हो 10 का हरी है। ये किसका हरी है रे? 10 का हरी है। हाँ, दशहरी लिखो। इसके अंदर उत्तरी भारत की लोकप्रिय किस्म है? उत्तरी भारत की लोकप्रिय किस्म है? आगे लिखो इंपॉर्टेंट किस्म लिखो। बेंगलोरा या तोतापुरी? बेंगलोरा या तोतापुरी इंपॉर्टेंट है। तोतापुरी बकरी भी आती है क्या? बना रही है एक भी जमुना लिख नहीं रहा मोटे वाले इसके वो मोटे वाले दो